Class 10. This is the chapter 2, Federalism of Civics. First clip of this chapter is, in this clip you have to read federalism and what makes India a federal country. तो लेट्स स्टार्ट इट। पिछले चैप्टर में हम पावर शेयरिंग में क्या पढ़े थे कि जो से गवर्नमेंट होता है उसके पावर को कैसे शेयर किया जाता है, तो वो पहला टॉपिक था फेडरलिज्म का। ये दूसरा टॉपिक का स्टार्ट हुआ और इसी के साथ पावर शेयरिंग जो है ख़त्म होने वाला है। तो समझते हैं फेडरलिज्म को। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी and various constituent units of the country। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है फेडरलिज्म जिसमें गवर्नमेंट के पावर को गवर्नमेंट के सेंट्रल अथॉरिटी के साथ साथ उसके जितने छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं सब में डिवाइड किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पावर को गवर्नमेंट के साथ साथ उसके जितने यूनिट्स हैं सब में जब डिवाइड किया जाता है तो उस सिस्टम को कहा जाता है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म में गवर्नमेंट का हमेशा दो लेवल होता है, एक यूनियन गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। दोनों का आप मतलब जान रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे कंट्री के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ किसी स्टेट के लिए होगा। और ये दोनों क्या होता है फेडरलिज्म में, ये दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने अपने सब्जेक्ट पे ये काम करते हैं। इसी तरह से फेडरलिज्म में फेडरल गवर्नमेंट होता है वो यूनिटेरी गवर्नमेंट से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है वो देखिए। यूनिटेरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट होता है पूरे कंट्री का, और जो दूसरे छोटे छोटे गवर्नमेंट होते हैं या वो इनके अंदर ही होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते। जबकि फेडरल में हमने क्या देखा कि यूनियन गवर्नमेंट के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट हैं तो ये इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ जो गवर्नमेंट है फेडरल में वो इंडिपेंडेंट है। अब ये फेडरलिज्म को समझने के लिए इसके कुछ फीचर्स को देखना है। टोटल आपके बुक में 7 की फीचर्स दिया हुआ है, तो चलिए की फीचर्स को समझते हैं। पहला की फीचर है कि फेडरलिज्म में हमेशा 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। दूसरा, गवर्नमेंट जितने भी लेवल का हो लेकिन वो शासन एक ही सिटीजन्स पे करते हैं। जैसे इंडिया का देख लो, बिहार के लोग और इंडिया के लोग, अगर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है तो दोनों एक ही लोग पे शासन करते हैं। तीसरा, दोनों गवर्नमेंट का जितना टायर या लेवल होता है उनका अपना अपना क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग बांट दिया गया होता है। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट का लेवल कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं कर सकता है। इसके लिए दोनों लेवल के गवर्नमेंट की सहमति जरूरी है। पांचवा, कोर्ट्स के पास ही पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सके और गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को पावर में बांट सके। छठा होता है, दोनों का जो इनकम होता है स्टेट और सेंटर का, दोनों का इनकम जो होता है उनके एरिया वाइज पहले से ही तय रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सातवां क्या है कि इस सिस्टम में कंट्री को सेव किया जाता है और कंट्री के यूनिटी को बढ़ाई जाती है। तो ये जो फेडरेशंस हैं, ये फेडरेशंस बनते कैसे, यानी फेडरल गवर्नमेंट कैसे बनता है, इसका कारण है कि फेडरलिज्म बनता है किसी कंट्री के इतिहास से। इतिहास में जैसी सरकार रही प्रेजेंट में वैसा ही कंट्री सिस्टम बनता है। तो फेडरेशंस बनने के मेन रूप से 2 ही रूट है, एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिल करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं और हर स्टेट का अपना आइडेंटिटी और अपना सिक्योरिटी होता है। इस तरह के फेडरेशन को कहा जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। और इस फेडरेशन का एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ा स्टेट होता है जो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होकर के एक साथ मिल के शासन करते हैं। इसका एग्जांपल है इंडिया और स्पेन और बेल्जियम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कमिंग टुगेदर में पावर जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो सेंट्रल के बराबर होगा या सेंट्रल से ज़्यादा भी होगा, जबकि होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल का पावर ज़्यादा और स्टेट का पावर कम होता है। अब आगे का टॉपिक देखिए कि इंडिया जो है
इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, क्या चीज़ है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को कहा यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब बहुत सारे स्टेट्स का जो ग्रुप है वो है इंडिया। और इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, जैसा कि वहाँ 2 लेवल हम बताए थे, यहाँ 3 लेवल है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। जो आप इन तीनों का मतलब जान रहे हो, लोकल मतलब पंचायती लेवल पे, और की फीचर में हम क्या देखें, 2 ही लेवल होने चाहिए, तो यहाँ 3 लेवल है। उसके बावजूद भी इंडिया फेडरल कंट्री के लिस्ट में आता है या नहीं, वो इस चीज़ से देखें। इंडिया के अंदर पावर को डिवाइड कैसे किया गया है, तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे 3 लिस्ट तैयार किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सबसे पहले देखिए यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आता है। यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है और उससे रिलेटेड नियम बनाने का। स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, और इससे रिलेटेड लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को। कंकरेंट लिस्ट में आते हैं वैसे सब्जेक्ट जो दोनों मिलकर डिसीजन ले, स्टेट भी और सेंटर भी, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन या सक्सेशन। ये लिस्ट जो है इस पे दोनों स्टेट का, दोनों लेवल का अधिकार होता है। बट जब डिसीजंस की बात आती है, अगर कन्फ्यूज़न हो गया तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑर्डर और लॉ पास होता है। इन तीनों के अलावा एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बनाया गया है। ये क्या है, पहले जान ले कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जब टेक्नोलॉजी आई, जैसे कंप्यूटर आया, सॉफ्टवेयर आया, तो बाद में जो आने वाला सब्जेक्ट है उसके ऊपर किसका अधिकार हो, तो बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। तो ये था फेडरलिज्म का फर्स्ट क्लिप, जिसमें आपने फेडरलिज्म के डिफिनीशन, उसके की फीचर्स और इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं ये देखा। दैट्स ऑल।